अच्छा जी, अब हम आते हैं इस पे हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। तो हाइब्रिडाइजेशन जो इसमें एक्सप्लेन नहीं हुआ वो मीथेन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसमें फर्स्ट एक्साइटेशन अगर उसी बेस पे हम करें तो एक कार्बन जो है वो 2s में से निकल के p में चला जाता है। तो लेकिन अगर अगर उसके मुताबिक देखें तो ये sp ss और sp और sp ये चार बॉन्ड इस तरह से बनते हैं। लेकिन वही वाली बात जो मैंने लास्ट टाइम उसमें की है वीपीटी में कि वहाँ पर जैसे उसका स्ट्रक्चर हम BF3 का एक्सप्लेन कर रहे थे तो 120 के एंगल सबके एक जैसे, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उसमें एक्सप्लेन नहीं करती। इसी तरह से मीथेन के स्ट्रक्चर में भी ये चारों के चारों बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल बराबर थे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में फेल होगी, जिसकी वजह से फिर हाइब्रिडाइजेशन की तरफ एक कंसेप्ट जाना पड़ा। ये एक्सपेरिमेंटली मतलब जो प्रूव हुआ उसमें फिर ये चीज़ पता चली। तो ये डिफरेंट नहीं थे बल्कि ये सेम थे। लेकिन अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक देखें तो ये सब के सब मतलब तीन एक जैसे और चौथा एक जैसा एस और एस के दरमियान, हालांकि ऐसा होता नहीं। तो यहाँ से फिर हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो आना पड़ा और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पर फेल होगी। और इसी तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम, इसमें हाइब्रिडाइजेशन में एक जो चीज़ है वो ये मैंने लास्ट टाइम बताई थी कि इसका माइक ऑन हो गया। अच्छा, लास्ट टाइम जो इसमें बात बताई थी कि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं एस और पी के दरमियान, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो वो सेम शेल के होने ज़रूरी है, यानी कि उनकी एनर्जी बराबर नहीं ना। अब अगर पी के हैं पी एक्स और पी वाई आपस में, तो वो तो सेम एनर्जी के हो गए और सेम शेप के हो गए। अगर एस और पी की हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं तो ये नियरली सेम एनर्जी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। यानी कि ये नहीं है कि एक पी जो है वो तीसरे ऑर्बिटल का है और पांचवें ऑर्बिटल के डी ऑर्बिटल के साथ वो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, ऐसा नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसी शेल पे, यानी कि ये नहीं कि किसी और शेल पे या कोर इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर वाले शेल में से वो लेके उसकी हाइब्रिडाइजेशन। एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन वो एक ही शेल होगा आखिरी शेल, और उसके बाद उसकी एनर्जी सेम होगी या नियरली सेम होगी। लेकिन जो रीजनरेट ऑर्बिटल आपके बनेंगे वो एग्जैक्टली सेम शेप के और सेम एनर्जी के बनेंगे। तो यहाँ से फिर मीथेन का स्ट्रक्चर अगर आप देखें या उसका BF3 का भी देखें तो एक्सप्लेन होता है। तो वो जितने ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही ज़्यादा उनके ऑर्बिटल आगे रीजनरेट जो ऑर्बिटल हैं या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो बनेंगे। अच्छा, एक कंसेप्ट और याद रखिएगा जो एफएससी में आप लोगों को अक्सर कंफ्यूजन होती है, वो ये है कि अगर आप इसकी अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो मोस्टली ये सेंट्रल एटम जो हम लीविस डॉट स्ट्रक्चर में भी सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन हो रही होती है, ठीक है। जो साइड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसके ऊपर बॉन्डिंग कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे मीथेन है CH4 है, तो इस तरह से BF3 है, तो बोरॉन अंडरगो हो रहा है उसके हाइब्रिडाइजेशन के, फ्लोरीन नहीं हो रहा। ये एक अपने जहन में कंसेप्ट इस तरीके से जब हम हाइब्रिड जो बनाते हैं उसके लिए हमारे पास एक जो एक बना हुआ है एक इस तरह से हम उसको स्मॉल और लार्ज लोब में शो करते हैं, यानी कि ये हमारा एक ट्रेडिशन बनी है। और सम टाइम अक्सर बुक्स में ये छोटा लोब भी नहीं दिखाया जाता, ये बड़ा एक ही इस तरह से दिखाया जाता है। ये बेशक SP हो, SP2 हो, SP3 हो, SP3D हो, SP3D2 हो, SP3D3 हो, कोई भी इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो उसमें हमने इसी तरीके से दिखाना है। जो एक्चुअल शेप है वो ऑर्बिटल की आपको ऑलरेडी पता होती है, लेकिन जो रीजनरेट ऑर्बिटल्स बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, उनका जो दिखाने का तरीका ये है। विच ऑर्बिटल कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, किस किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है, सब तरह की, चाहे वो हाफ फील्ड हो, चाहे वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो, चाहे वो फील्ड ऑर्बिटल्स, तीनों। एम्प्टी ऑर्बिटल्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थोड़ी सी अगर हमें टाइम मिला तो मैं इसमें मजीद पढ़ाऊंगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपकी बायोटेक्नोलॉजी और बायो केमिस्ट्री में लिगेंड फॉर्मेशन जो बॉडी के अंदर एक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा यूज होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो वो अगर टाइम मिला तो वो पढ़ेंगे, वरना आप PC2 हमने आगे पढ़ना है इंशाल्लाह, PC3 भी पढ़ना है, उसमें हम ये चीज़ें पढ़ लेंगे। कोई जो चीज़ इसमें आगे हम उसको एक 3 कोर्स आपने पढ़ना है उसमें हो जाएंगी चीज़ें।
और फुली फिल्ड जो है वो लोन पेयर है, यानी कि लोन पेयर हो, एम्प्टी ऑर्बिटल हो, जैसे ऊपर हमने दिखाया था सल्फर सल्फर के केस में D3 जो था एम्प्टी ऑर्बिटल था। तो एम्प्टी ऑर्बिटल हो, चाहे हाफ फील्ड हो यानी कि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हो, या आपका लोन पेयर हो, सब के सब हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स की हो सकती है। ठीक है, और जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स से जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं, रीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, वो भी उतने ही होंगे। 4 बने तो 4। तो कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर सिग्मा वन और लोन पेयर। पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो एक, अगर आप उसकी बात करें, वो आगे हम एक्सप्लेन एग्जांपल्स आएंगे तो उसमें आपको ये चीज़ मजीद समझ आ जाएगी कि लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड जो है वही हाइब्रिडाइजेशन में उनका लिंक है या उससे रिलेटेड है, अदरवाइज पाई बॉन्ड्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पांचवा पॉइंट जो हाइब्रिडाइजेशन का, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल। जैसे एक एस और 3p मिलके बने हैं तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हम उनको कह देंगे, sp3d है तो sp3d कह देंगे। इस तरह से उनके नाम दिए जाते हैं। और शेप ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट, पेरेंट से डिफरेंट होंगे, उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे। सातवां पॉइंट है द हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंटेड सच दैट रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। तो कम से कम रिपल्शन हो। तो अब इसमें रिपल्शन का जिक्र आया तो इसी रिपल्शन की बेस पे भी वेस्पर थ्योरी बनी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। उसमें भी ये चीज आई कि लोन पेयर ज्यादा जगह घेरते हैं, उनको ज्यादा रिपल्शन होगी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान कम रिपल्शन होगी, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान उससे कम रिपल्शन होगी। तो ये भी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये इनकी जो ओरिएंटेशन होगी, ये एक दूसरे से मैक्सिमम दूर रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके मुताबिक जो मैक्सिमम स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा वो उनका फिर ज्योमेट्री बनेगा। अगेन वो शेप नहीं होगी, वो ज्योमेट्री होगी। ठीक है, शेप मीन 3D में वो कैसे नजर आते हैं वो हम वेस्पर थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन और वेलेंस बॉन्ड थ्योरी हम उसकी सिर्फ ज्योमेट्री का जिक्र करेंगे कि वो किस तरीके से उसकी ओरिएंटेशन हो रही है। ठीक है, फर्क क्या है दोनों में, ये आपको आगे वेस्पर थ्योरी में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। अच्छा बच्चों, आपकी अगली क्लास तो कोई नहीं है ना? हमारा थोड़ा सा टाइम वो कंप्यूटर की वजह से लग गया, तो मैं अब थोड़ा सा इसको कंप्लीट करूंगा टॉपिक को, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो आपकी मेरा ख्याल ये लास्ट क्लास है, इसके बाद क्लास नहीं है, तो जरा थोड़ा सा तसल्ली से बैठिएगा तो बस। अच्छा जी, द हाइब्रिड हॉस्पिटल की ओरिएंटेशन का भी मैंने बता दिया। अब ये देखें एस और पी की, अगर हम बात करें एक एस और एक पी मिले तो आपस में मैक्सिमम दूर होने के लिए जो ज्योमेट्री बनेगी वो लीनियर ज्योमेट्री बनेगी, 180 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 डिग्री उनका एंगल जो है वो बनेगा। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो रिपल्शन में मिनिमम है और डिस्टेंस मैक्सिमम है, और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर एस और पी की हाइब्रिडाइजेशन से लीनियर स्ट्रक्चर बनता है। इसके एग्जांपल में BeF2 है। बेरिलियम आपको पता है दूसरे ग्रुप में है, इसके एस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्लोरीन अगेन उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी के अंदर एक जो है वो अनफिल्ड होता है। तो ये स्ट्रक्चर इसका बनेगा। Be का जो एक इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट के साथ वो चला जाएगा एक पी में। ठीक है, क्योंकि उसका पी एम्प्टी है। तो एस और पी की हाइब्रिडाइजेशन से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। और एक्सपेरिमेंटली हमें चीज मैंने बताया था कि एक्सपेरिमेंटली में पता चलता है कि वो जो बॉन्ड एंगल है, अगर हम वेलेंस बॉन्ड थ्योरी की बेस पे अगर इसको एक्सप्लेन करें तो वो इसको एक्सप्लेन आप नहीं कर सकते इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से BeCl2 BeBr2 की भी ज्योमेट्री इस तरीके से लीनियर बनेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप BF3 के स्ट्रक्चर में आइए, मैंने पहले बता दिया 120 का बॉन्ड एंगल बनेगा। एस, एक एस और 2p। पहले मैंने बात की एक एस और एक पी की, अब मैं बात कर रहा हूँ एक एस और 2p। ये आपस में मिलेंगे तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये एक दूसरे से मैक्सिमम दूर होंगे तो 120 का बॉन्ड एंगल बनेगा। अब ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे और बड़े ध्यान से, अब जो है ना समझेंगे, असल केमिस्ट्री शुरू होने लगी है। वो थी लीनियर स्ट्रक्चर, ये है ट्राइगोनल प्लेनर। NAR होता है, वैसे मैंने AR लिख दिया। तो ट्राइगोनल प्लेनर इसका स्ट्रक्चर कहलाता है। ट्राइगोनल मीन 3 कोने और एक ही प्लेन के ऊपर। अगर आप इसका 3D स्ट्रक्चर, वेस्पर थ्योरी में भी ये स्ट्रक्चर यूज होने हैं, तो वहां पर भी 3D स्ट्रक्चर उसका एक्सप्लेन होता है। तो वो इसी बेस पे होता है कि ट्राइगोनल एक ही प्लेन के ऊपर होगा और 3 कोने होंगे उसके, और 3 एक दूसरे से दूर। एक सर्कल में आपको पता है 360 डिग्री होता है, तो 120 120 120 ये एक सर्कल ही बनता है। तो वो
इस तरीके से उसका बॉन्ड बनेगा। सेम BF3 के स्ट्रक्चर में आप हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं तो आप देखें कि एक इलेक्ट्रॉन S में से P में चला गया, sp2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से sp3 मीथेन में आपको दिखाई गई है, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री कहलाती है। 109.5 के बाद वो उसमें लिखा हुआ है 109 डिग्री 28 मिनट, इस तरीके से भी इसका ये एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन में बना। अब ये वेलेस बॉन्ड थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं था हाइब्रिडाइजेशन, तो वहां से हमें पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की हो जाती है जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ जाता है। और क्यों जाता है, उसके रीजन के उसने बॉन्ड जब बनाने होते हैं तो इक्वली होते हैं, हमें प्रैक्टिकली पता चला। अब आ जाते हैं sp3 पूरा हो गया, अब एक d ऑर्बिटल अगर उसमें ऐड हो जाता है तो ये अच्छा जितने बनेंगे, ऊपर अगर आप देखें तो ये 4 बने थे, एक S और 3 P मिले तो 4 बने। अब 4 से जब 5 बने तो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये कैसी होती है, 3 जो होते हैं वो एक ही प्लेन पे होते हैं, यानी कि 3 किस तरह से होंगे मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे था ना ये 120 का बॉन्डिंग है, ये समझे अगर आप ऊपर से देखें ना उन बॉन्ड्स को तो ये 3 इस तरीके से होंगे, 120 का बॉन्ड एंगल होगा। और 2 कौन से होते हैं, एक आपके मुंह की तरफ आ रहा है, एक लैपटॉप के अंदर घुस रहा है, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन और इनसाइड द प्लेन। ठीक है, इनके ऊपर वो चौथा और पांचवा, चौथा ऊपर और पांचवा नीचे, इस शेप के, ये जो आपको शेप नजर आ रही है, इस शेप के ट्राइगोनल प्लेनर के अगर एक बॉन्ड ऊपर की तरफ आ जाए और एक नीचे की तरफ जा जाए तो इसको हम कहेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिड। ठीक है, ये 3 मैंने एक प्लेन में शो किए हुए हैं और एक ऊपर और एक नीचे, और ये ऊपर और नीचे है, ये हर एक के साथ 90 के एंगल बनाएगा। अब चूंकि ये 3 है तो 3 90 के एंगल ऊपर वाला बनाएगा और 3 90 के एंगल नीचे वाला बनाएगा, इसका मतलब 6 90 के एंगल इसमें मौजूद होंगे। अगर कोई आपसे पूछेगा कि इसके अंदर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में कितने बॉन्ड होते हैं तो आपको पता चलेगा एक जो है वो दूसरे के साथ 90 के एंगल में, और ये तीनों आपस में 120 का, 120 के 3 एंगल और 90 के 3 ऊपर और 3 नीचे, इस तरह से इसकी बॉन्डिंग है। और इसकी एग्जांपल में जो sp3d ऑर्बिटल की जो 5 ऑर्बिटल बने, ये PCl5 की एग्जांपल है। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों कहते हैं वो भी मैंने लिख दिया कि क्योंकि 2 पिरामिड बनती हैं, वो एक ऊपर और एक नीचे। अगर ऊपर वाला, जैसे ये एक प्लेन के अंदर 3 हो गए ना, एक ऊपर वाले को 3 कोनों से मिलाएं तो एक पिरामिड बन गई, और नीचे वाले कोने को नीचे से मिलाएं तो नीचे वाली, तो बाई मतलब 2 पिरामिड बनी ट्राइगोनल शेप। ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे। इसको बेशक रटा लगाएं, याद करें, लेकिन कंसेप्ट से समझें कि शेप बनती कैसे है, तो फिर आपको इंशाल्लाह कंफ्यूजन नहीं होगी। अब मैंने sp2 sp3 से शुरू किया, फिर अब sp3d पे आ गए। ठीक है, अब sp3d2, इसमें 5 की बजाय 6 ऑर्बिटल है। अब जो 6 ऑर्बिटल बने, ये बनेंगे 4 तो आ जाएंगे स्केयर में। ठीक है, ये जैसे स्केयर है, और एक ऊपर और एक नीचे, क्योंकि ये मैक्सिमम एक दूसरे से, जैसे मैंने पहले बात की कि हाइब्रिडाइजेशन में एक दूसरे से मैक्सिमम दूर होने की कोशिश करते हैं, तो जो ज्योमेट्री बनती है वो इसी तरीके से बनती है। इसको हम कहते हैं ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर, 8 कोने वाली। ऑक्टा मीन 8, हीड्रल मीन फेस। ठीक है, इसकी 8 शक्लें बनेगी। अगर आप इसको एनिमेशन में भी इसको देखेंगे, 4 कोने, एक कोने का ऊपर वाले इसके साथ 1 2 3 और 4, इस तरीके से 4 नीचे को, तो 8 इसकी फेस बनती है। ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर थी आपके काम आने हैं, ये आपको बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद रखने भी चाहिए और अच्छे तरीके से आपको आने। PCl5, एक S 3 P और 2 D ऑर्बिटल। ठीक है, कैसे हुआ, आप इसका उसी तरीके से फास्फोरस का बनाएंगे, फर्स्ट एक्साइड करवाएंगे, D एम्प्टी था उसमें ले जाएंगे, तो आप उस तरीके से स्ट्रक्चर आप इसका खुद बना सकते हैं और बनाएंगे भी। इस तरीके से SF6, सॉरी PCl5 का ऊपर के लिए था, sp3d के लिए था और sp3d2 के लिए है SF6। ठीक है, एक सल्फर दरमियान में और 6 फ्लोराइड 4 कोनों पे चले गए, एक ऊपर चला गया एक नीचे चला गया। इस तरह से PCl5 में ये P दरमियान में था और जिसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई, 3 इसके कोने पे चले गए, एक ऊपर और एक नीचे, इस तरह से उसकी स्ट्रक्चर बना। अब हमें जो देखना है वो ये देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन का हमें
स्ट्रक्चर से कैसे पता चलेगा। एक 7 ऑर्बिटल वाली भी है, जिसको हम पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कहते हैं, sp3d3, ठीक है, sp3d, sp3d2 और sp3d3, ठीक है, ये तीनों बनते हैं। अब ये देखा जाए 3d 3p और 1s, तो 7 ऑर्बिटल बनेंगे ना। 7 ऑर्बिटल में 5 इस तरीके से मैक्सिमम कोने, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, 5 कोनों की वजह से इसका नाम पेंटागोनल। और 2 पिरामिड बनेगी, एक ऊपर और नीचे। पहले ट्राइगोनल पिरामिडल बनी थी, ठीक है, जो 3 कोने जिसमें 5 थे। 6 में बन गई स्क्वायर प्लेनर, और उसको हमने बाई पिरामिडल का नाम नहीं दिया था, हमने उसको उसका नाम दिया था ऑक्टाहेड्रल का। यहाँ पर हम जैसे 3 वाले 5 वाले को नाम दिया था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अब हम इसको कहेंगे पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। वो 3 कोने वाली बाइपिरामिडल थी, ये 5 कोने वाली बाइपिरामिडल, ठीक है, ऊपर और नीचे, और 7 ऑर्बिटल बनेंगे। इनके दरमियान 72 का तकरीबन एंगल बनता है आपस में सबका। अच्छा, एक चीज और आपको यहाँ पे बताता चलो कि ये 3 थे। अब ये जो आपने देखा यहाँ पर सारे एंगल 90 के, ठीक है। यहाँ पर जितने भी एंगल थे, ये जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, सब के सब बराबर है, यानी कि ये चारों ऊपर नीचे बिल्कुल एक जैसी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, एक जैसे बॉन्ड एंगल है, एक जैसी बॉन्ड लेंथ है, कोई फर्क नहीं। अगर बॉन्ड लेंथ कब एक जैसी होगी, अगर 6 के 6 एक जैसे, आगे हम एग्जांपल पढ़ेंगे जिसमें 6 के 6 एक जैसे नहीं होंगे, तो तब हमें कैसे उसकी ज्योमेट्री का पता चलेगा, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो 7 ऑर्बिटल में भी पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। अब हमें स्ट्रक्चर देख के कैसे पता चलेगा कि ये किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। उसके लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक है उसके हमें फार्मूले का पता हो, तो हमें फार्मूला देख के हम अंदाजा लगा लेते हैं कि सेंट्रल एटम में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। दूसरा मेथड है कि उसका हमें स्ट्रक्चर का पता हो, ठीक है। तो उस तरीके से फिर हम दोनों तरीकों से इसका पता चला देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पता चलाना हो कि SO4 सल्फेट आयन में सल्फर की कितनी हाइब्रिडाइजेशन है, इस तरीके से SiF4 में सिलिकॉन की कितनी हाइब्रिडाइजेशन है, तो इस तरीके से हम कैसे पता चलाएंगे कि ये कितनी हाइब्रिडाइजेशन हुई है। तो इसके लिए जो आपने देखना है, वो आपने देखना है, ये एक फार्मूला है जिसको हम Z के नाम से इसको एक Z था जो हमने उधर लेयर स्ट्रक्चर में भी उसकी बेस पे एक फार्मूला बनाया था। यहाँ पर भी एक फार्मूला बनाया है कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कितने हैं उसमें सेंट्रल एटम के पास, उसकी बेस पे हमें पता चलता है। या आप ये भी दूसरे लफ्जों में समझ सकते हैं, ये मैं आगे एक इसकी समरी बनाऊंगा वेस्पर थ्योरी के एंड पे, उसमें मैंने इस चीज़ को और भी एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन अभी आप क्योंकि अभी डाइजेस्ट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो मैं इसलिए यहाँ पर इतना ही बताता हूँ कि आपने ये देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं चलो ऊपर जाकर थोड़ा सा बता, जैसे ये मीथेन का स्ट्रक्चर था, यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें कार्बन के पास इसने 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, ठीक है। लेकिन अगर एक कार्बन जो है जो CH4 है, अगर इसके 3 होते और जो चौथा है वो हाइड्रोजन ना होता, मतलब कुछ और होता, जैसे अगर हम बात करें, अगर ये लोन पेयर होता, तो ये फिर बॉन्ड इतने नहीं रहने थे, उसने क्या करना था, इसको दबाना था अंदर की साइड में। तो ये हम वेस्पर थ्योरी में फिर ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। जैसे 109.5 है तो वो तकरीबन 107 रह जाता है, और वाटर में 2 लोन पेयर आ जाते हैं, यानी कि उसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहनी थी, लेकिन उसकी शेप चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर अगर ये शेप में हमने देखना होता है सिर्फ उसके बॉन्ड कौन से, हमने लोन पेयर को शेप में नहीं लेते, लेकिन ज्योमेट्री जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो हम उसमें लोन पेयर को भी कंसिडर करते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन में भी हम लोन पेयर को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कितने हैं हमने ये देखने होते हैं, और लोन पेयर कितने हमने ये देखने होते हैं, ठीक है। तो Z हम निकालते हैं। यहाँ पर Z2 का मतलब क्या है कि ये इसके पास S और P, ठीक है, 2 उसके मिल के बने। ऐसे नंबर ऑफ सिग्मा पावर लोन पेयर ऑफ सेंट्रल है उसके पास कितना है, उस तरीके की बेस पे हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इसी तरीके से अगर आप देखें S और P, इस तरीके से sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, तो ये 7 हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखें, सॉरी 3 4 5 और 6 हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने है। तो इसकी बेस पे आपने देखना है कि उसके पास ऑर्बिटल कितने, ठीक है, ऑर्बिटल कितने हैं या Z कितने हैं। अगर आप उसको देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं तो आपको पता चलेगा, लेकिन डबल और सिंगल बॉन्ड
आपने डबल और ट्रिपल बॉन्ड को आपने उसमें से मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन का पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता। अगर आप SO3 की बात करें तो ये कितने एटमों से जुड़ा हुआ है? 3 से। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो बॉन्ड तो ये 6 बना रहा है, तो आप इसमें कहेंगे 6 बॉन्ड है, 6 बॉन्ड नहीं, लेकिन आप देखें कितनी चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये 3 चीजों के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका Z 3 होगा। ठीक है, इसमें हमने नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, या देख ले कितने से जुड़ा हुआ, और अगर लोन पेयर यहाँ पे होता है चौथा तो उसको कंसीडर करना था, हमने डबल बॉन्ड को कंसीडर नहीं करना था क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में इसका कोई लेना देना नहीं। तो यहाँ पर Z को हमने 3 कहा। 3 का मतलब है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि एक तो ये तरीका है ना कि आप सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। अब अगर मैं आपको पेपर में देता हूँ, कोई स्ट्रक्चर दे देता हूँ, कोई आपको ये देता हूँ, मुझे उसकी कोई एग्जांपल दें sp2 की, sp3 की, sp3d, तो आप बजाय कि उसका पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके फिर चेक करें कि कौन सी होती है, आप डायरेक्टली उसका स्ट्रक्चर देख के, आज अगर आपको स्ट्रक्चर का पता, अगर ना पता उसके लिए फिर मैं अलग तरीका मैं वो भी बताता हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ ये कि अगर आपको स्ट्रक्चर का पता हो तो आप फौरन उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तीनों से मिलकर बना है SO3, तो आप फौरन से बता सकते हैं कि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ठीक है, तीन तीन से था, एक S और 2 P, ये हमेशा याद रखें। जब sp3 खत्म हो जाएगा ना, यानी कि उसका क्या मतलब है कि 4, अब जब 5 हो जाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल 3 बॉन्ड बने या 5 बॉन्ड बने या 3 बॉन्ड बने और एक 2 लोन पेयर है, तो आप समझेंगे आप इसमें d ऑर्बिटल आ गए। ठीक है, ये देखें डी 1 आया, 2 आया, 3 आया, इस तरीके से डी ऑर्बिटल उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो ये हमें इन चीज़ों से पता चलता है। अब अगर आप SO3 की बात करें तो आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का क्या मतलब है कि उसके आखिरी शेल में, सॉरी, इसका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल। ठीक है, जो ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, जो प्लेन, एक प्लेन में 120 के बॉन्ड एंगल से बने। लेकिन अगर आप ऊपर वाटर की एग्जांपल देखें तो उसमें 2 लोन पेयर आ गए, उसमें Z की वैल्यू 4 बनती है। क्यों? 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, तो Z की वैल्यू 4 है, इसका मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो वाटर के अंदर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अमोनिया के अंदर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये नीचे अमोनिया का स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, और मीथेन के अंदर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फर्क क्या हुआ तीनों की, लेकिन अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, उसकी शेप कैसी बनी, तो तीनों में फर्क है। ऊपर की शेप टेट्राहीड्रल है और इसकी ज्योमेट्री भी टेट्राहीड्रल है अगर हम मीथेन की बात करें। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो ये वी शेप है, बेंट शेप है, लेकिन ज्योमेट्री इसकी भी टेट्राहीड्रल ही है। क्यों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बनती है, लेकिन वो जो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बनी उसमें जो 2 बॉन्ड पेयर की जगह पे लोन पेयर लगे हुए, उन लोन पेयर ने उसकी शेप में या उसकी शक्ल में 3D स्ट्रक्चर में तो हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसकी ज्योमेट्री में हमें बॉन्ड एंगल समझने में हेल्प आउट किया। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 3 होते, अगर अगर मैं 2 की बात करूं तो ये 2 लीनियर स्ट्रक्चर, हम इसको फिर क्यों नहीं लिखा? ठीक है, हम इसको लीनियर स्ट्रक्चर लिख सकते थे, मैक्सिमम रिपल्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 180 का बॉन्ड एंगल बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनता क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर है। उन 2 लोन पेयर ने इसको दबाया, दोनों साइडों से दबाया। अब देखें, जब CH4 था उसके अंदर 109 डिग्री का बॉन्ड एंगल था। अब अगर एक लोन पेयर मैं हटा दूं, जैसे अमोनिया के केस में, ठीक है, एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर की जगह पे आ गया, तो तकरीबन ये 2 डिग्री नीचे गिर जाता है। ये एक्सपेरिमेंटली मतलब 107 के करीब चला जाता है। और इस स्ट्रक्चर को जो इसको हम पिरामिडल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, शेप इसकी कैसी बन गई, पिरामिड जैसी, लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहीड्रल ही रही। ठीक है, ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझने वाला है, सिर्फ इसलिए कि ये आप अक्सर जगह पे आप स्ट्रक्चर कुछ पढ़ते हैं, शेप ज्योमेट्री ये लफ्ज आपको कंफ्यूज करते हैं और आपको हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर आप कह रहे हैं जी कि स्ट्रक्चर पिरामिड जैसा है, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि उसकी शक्ल टेट्राहेड्रल जैसी, ऐसा क्यों है? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज्योमेट्री के लिए हम उसका स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे, मैक्सिमम रिपल्शन की बेस, और जैसे ही लोन पेयर आ जाते हैं वहां पर, तो वो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, उसके बॉन्ड एंगल कम हो जाते हैं, उसको दबा देते हैं। अब जैसे यहाँ पर वाटर के केस में एक बॉन्ड एंगल, एक बॉन्ड पेयर और कम हो गया, ठीक है, अब उसने डबल दबाया उसको,
तो ये तकरीबन 105 डिग्री पे इसका बॉन्ड एंगल चला गया, ये दोनों 104.5 या 105, इसको ये मैं तो एग्जैक्ट नहीं मैं बता रहा, आपको एक अप्रोक्सीमेशन दे, ठीक है। इस तरह सल्फर SO4 में ये, अब हमने शक्ल देख के कैसे पता चलेगा, जेड देखें आप, सेंट्रल एटम कितनों से मिला हुआ है, 4 से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लुईस क्लास स्ट्रक्चर में आपको झटका तरीके बताए थे ना कि आप कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं और कैसे जज कर सकते हैं, सेंट्रल एटम कैसे निकालना, इस तरीके से मैं आपको इसका भी बता रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन बनानी हो, सेंट्रल एटम की निकालनी हो, तो आप उसका लुईस क्लास स्ट्रक्चर बनाए, लुईस क्लास स्ट्रक्चर बना के, अगर आपको आता तो, अगर आपको नहीं आता तो मैं उसका भी आपको तरीका बताता हूँ कि कैसे बनाए। लियोस डॉट स्ट्रक्चर आपने बनाया, अब आपने देखा कि सल्फर जो है वो 3 बॉन्ड बनाया हुआ, 3 चीजों से जुड़ा हुआ, और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब 4, जेड की वैल्यू 4 है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहीड्रल उसकी ज्योमेट्री बनती है, तो टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री, अगर तो लोन पेयर कोई नहीं है तो जो ज्योमेट्री है वही उसकी शेप भी होगी वेस्पर थ्योरी के मुताबिक जो हमने आगे अब पढ़नी, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं उसका पॉइंट्स इधर ही आ रहे हैं तो मैं साथ साथ उसको भी जिक्र इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर, वहां पे हम बात करें तो आपके जहन में होगा वहां पे सामने ये बात बताई थी। इस तरह से PCl5 की बात करें तो P जो है वो 5 से जुड़ा हुआ है, Z की वैल्यू 5 है, 5 का मतलब है sp3 4 और एक फिर चौथा D होगा। मतलब अंडरस्टूड सी बात है, इसमें रट्टा लगाए बगैर भी आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि पी सफाजा में आपसे कहता PCl5 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, आप डायरेक्टली देखेंगे P को 5 से जोड़ें, फाजा में ये तो स्ट्रक्चर मैंने बना दिया ना, क्योंकि 3 प्लेनर में एक ऊपर और एक नीचे। लेकिन अगर आपको नहीं भी आता, आप PCl5 को P लिख के 5 वैसे ही, ये जो मैंने PCl5 का स्ट्रक्चर बनाया ये तो हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे बनाया ना, लेकिन अगर आप ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर की बेस पे बनाए तो P को आप इक्वली 5 के साथ लिख देंगे, आपको नहीं पता बॉन्ड एंगल कितना है, कौन सा कितना है, आप डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन sp3d बनाएंगे। अब जैसे ही आपके sp3d आया तो साथ ही आपके ध्यान में आएगा ये तो मैक्सिमम रिपल्शन इनकी होगी अगर ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, यानी कि 3 कोने एक प्लेन पे चले गए 120 के बॉन्ड एंगल पे, और जैसे ट्राइगोनल प्लेनर की स्ट्रक्चर बनती है एक उसके ऊपर और एक उसके नीचे, 5 इस तरह से जुड़ेंगे sp3d में। अब अगर हम नाइट्रोजन की बात करें NO3, तो नाइट्रोजन ये हमने लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर में पढ़ा था उसका स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर देखें नाइट्रोजन 3 के साथ मिला हुआ, तो 3 का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 का मतलब क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन के ऊपर होगा 120 का बॉन्ड एंगल, तो हम डायरेक्टली बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन से और उसका ज्योमेट्री का हम अंदाजा लगा सकते हैं sp3 से। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती ये बात, ठीक है। अब H2S की बात कर लें, अब H2S में सल्फर जो है वो 2 लोन पेयर के साथ जुड़ा हुआ है, सल्फर के पास 2 लोन पेयर है, ये तो अगर आपको याद हो, अगर आपको नहीं याद तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना के निकाल लेते हैं। अब आपके पास देखा जाए तो ये 4 हैं चीजें, 2 बॉन्ड बने हुए, 2 लोन पेयर बने, जेड की वैल्यू 4 है, ठीक है। हमने बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सबको कंसिडर करना होता है, हमने बेसिकली ये देखना है कि सेंट्रल एटम कितनी चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, तो लोन पेयर को हमने एक पूरी चीज कंसिडर करना है, जैसे ये साइड वाले एटम को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो तब हमारी ज्योमेट्री जो है वो ठीक बनेगी। अगर हमने लोन पेयर को इग्नोर किया, इसको पूरे को एक हमने समझना ये पूरी एक चीज है, तो तब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगेन टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, लेकिन चूंकि लोन पेयर है इसलिए ये टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री तो होगी लेकिन इसकी शेप नहीं होगी, शेप इसकी कैसी होगी, वही बेंड शेप। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन कर दूं, चलो आ गई है ये इसका स्ट्रक्चर, H2S और H2O, ठीक है। देखा जाए तो दोनों ही एक ही ग्रुप है, मतलब सल्फर ऑक्सीजन के नीचे सल्फर एक ही ग्रुप है, लेकिन इनका जो बॉन्ड है, अगर मैं वाटर में आपको H2O में बताया था कि इसका बॉन्ड बनता है 104.5, अगर उसकी बेस पे देखा जाए तो यहाँ पर भी इसका बॉन्ड 104.5 बनता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये मैं जब वेस्पर थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, मैं उसके फॉल्ट बताऊंगा कि कहाँ पर वेस्पर थ्योरी फेल हो रही है, तो वहां पर ये चीज आएगी, ठीक है। अभी मैं उसकी तरफ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि उसकी ज्योमेट्री कैसी बनेगी H2S की। अब SF4 की बात कर लेते हैं, SF4 सल्फर जो है वो 4 के साथ मिला हुआ है और सल्फर के पास अब sp3 5 sp3d, ठीक है, 5 स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। दिस इज नॉट शेप ज्योमेट्री, मैं बार बार यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आप ये कंफ्यूज ना हो गए, 3D स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है वो नहीं बात कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं। अब देखा जाए तो ये sp3 का मतलब 3 साइडों पे, एक ऊपर और एक नीचे, लेकिन ये तो 4 है, एक तो लोन पेयर है, ठीक है। वो लोन पेयर कहाँ आएगा वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
जब ये इसलिए हम आगे एक्सप्लेन करते हैं इकट्ठे एक ही दफा सबका के फॉर एग्जाम्पल 5 है ना, 3 प्लेन में आ गए, एक ऊपर और ऊपर कौन से जाएंगे, साइडों पे कौन से जाएंगे, ये हमने एक्सप्लेन करना है। इस तरीके से जो अगली शक्ल है एक जो जिसमें SP3D2 जिसमें कितने थे 6, वो तो बराबर है 4 साइडों पे स्केयर प्लेनर, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, जिसको हमने ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर का नाम दिया था, उसमें भी बराबर है। फर्क कहाँ पे आएगा, 5 एटमों वालों में और 7 वालों में, ठीक है। वहां पर पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कि कहाँ पर जाएगा, कोई भी अगर सब एक जैसे नहीं है तो अगर लोन पेयर है तो हम कहाँ पे प्लेस करेंगे। इसी तरीके से अगर पांचों के पांचों एटम डिफरेंट हैं, 3 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, 3 2 एक जैसे हैं, 4 एक जैसे हैं, तो तब हमने किस बेस पे डिसाइड करना है कि सेंटर एटम के साथ कौन जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें साइडों पे जो एटम्स लगे हुए हैं वो कौन से लगे हुए हैं, वो हमें आगे इसी तरीके से अब वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ये एक नीचे एक स्ट्रक्चर है, कार्बन की चेन इस तरह से बनी हो तो आप उसकी स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हैं कि ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आप इस कार्बन को देखें, ये मैंने CC लिखा हुआ है, इसके साथ जो 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, बाकी हाइड्रोजन अंडरस्टूड होते हैं, याद रखिएगा। अब ये बिल्कुल कोने वाला जिसको sp2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इसके बाद 2 H है। तो अगर देखा जाए तो कितनी चीजों के साथ मिला हुआ है, एक और 2 H के साथ, 3 के साथ मिला हुआ है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये भी 3 के साथ मिला हुआ है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, और एक ऊपर हाइड्रोजन होगी इसके, 4 बॉन्ड पूरे, तो 3 चीजों के साथ मिला है, ये भी sp2। ये 2 चीजों के साथ मिला हुआ है, एक इधर और एक इधर, इसके बॉन्ड पूरे हैं, 3 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ, एक सिंगल बॉन्ड। बॉन्ड तो इसने 4 बनाए हुए हैं, लेकिन कितनी चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, 2 के साथ। 2 का मतलब है एक S और एक P, तो इसके अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन, सेम sp sp2 इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देख के हाइब्रिडाइजेशन को बता सकते हैं कि कितनी हाइब्रिडाइजेशन है। अब अगर कार्बन की बात करें, कार्बोनेट आयन में, तो यहाँ पर भी देखिए कार्बन 3 के साथ मिला हुआ है। अब नेगेटिव चार्ज का भी कोई रोल नहीं है उसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, उसकी ज्योमेट्री में। तो हम नेगेटिव चार्ज हो या पाई बॉन्ड हो उसकी बेस पे हमने डिसाइड करना। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, ये मैंने ई लिखा है गलती से, जल्दी में ये ए आता है, याद रखिएगा। इस तरह फास्फोरस के अंदर 4 से जुड़ा हुआ है तो sp3 टेट्राहीड्रल। अब आ जाते हैं यहाँ पर इस तरह का, अगर ZdO2F2 आ गया, अब हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब ये ऊपर का तो स्ट्रक्चर हमने याद किया वैसे रट्टा लगाया हुआ था, अब यहाँ पर रट्टा तो नहीं लगाया हुआ। अब इस तरह का और स्ट्रक्चर आ जाए जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं पता, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन का कैसे पता चलेगा, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। Zin और सल्फर SF4, इफ वी डोंट नो द ज्योमेट्री, फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर ट्रिक जो है वो Z की वैल्यू निकालने का तरीका, ये फार्मूला आपने याद रखना है, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, याद है आपको, हमने लिस्ट में भी इस तरह से एक फार्मूला बना के हमने किया था, ठीक है। अब आप देखें तो यहाँ पर प्लस जो नेगेटिव चार्ज है वो ऐड कर देना, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो उसमें से माइनस कर देना। और नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट मीन एक वैलेंसी वाले जो एटम है वो हमने लिखने हैं। ये भी आपको फार्मूले की समझ नहीं आएगी, जब हम आपके यूज करेंगे ना इस फार्मूले तब आपको समझ आएगी। हाइड्रोजन फ्लोराइड क्लोराइड, अब कैसे जेड की वैल्यू निकालनी, हर जगह पे जेड जेड इसलिए लगाया कि हमने फार्मूले ड्राइव किए हुए हैं, मतलब रूल वही है, लेकिन उसकी बेस पे हमने याद करने के लिए फिर इस तरह की चीजें बनाई हुई हैं, इसलिए ये जेड जेड यूज हो रहा है। अच्छा, नाइट्रोजन अमोनिया, अब हमें अमोनिया का स्ट्रक्चर हमें तो वैसे पता है कि वो पिरामिडल स्ट्रक्चर है, लेकिन हमें याद नहीं है, ठीक है। अब हमने हम निकालना चाहते हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसके साथ नेगेटिव चार्ज कोई नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी कोई नहीं है, और अब मोनोवेलेंट कितने, एक वैलेंसी वाले 3 है, तो हम 5 और 3 8, 8/2 4। अब जेड की वैल्यू इस तरह से भी निकाल, ऊपर तो आपने जेड की वैल्यू स्ट्रक्चर से निकाल ली, ठीक है। अब हम फार्मूले से जेड की वैल्यू निकाल, अब जेड की वैल्यू निकल आई तो हमें पता चल गया 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो NH3 में भी मैंने आपको कहा था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही बनेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, स्ट्रक्चर मतलब मैं उसको शेप के साथ लफ्ज को यूज करना चाह रहा हूँ, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। लेकिन जो मीथेन और अमोनिया में फर्क था वो ये था कि एक जो H की जगह जो बॉन्ड पेयर है उसकी जगह लोन पेयर लगा हुआ। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आपको याद होना चाहिए कि बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो अब चूंकि एक लोन पेयर आ गया
तो उसने उसको दबाया है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई। इस तरह से ऑक्सीजन में आ जाए। अब ऑक्सीजन का मैंने आपको कहा टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन आप कहते हैं नहीं सर हमें नहीं पता। अब उसकी भी वैल्यू आप जेड की निकालें, 1/2, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है, नेगेटिव चार्ज कोई नहीं, पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं, और मोनोवेलेंट कितने, 2 लगे हुए, इसका देख लें 4 जवाब आता है, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आ जाते हैं हम कार्बन पे, कार्बोनेट पे। हमें नहीं पता इसका स्ट्रक्चर कैसे, मैंने तो कार्बन के ऊपर बनाया, 3 O उसके साइडों पे लगा दिए, लेकिन हमें नहीं पता, तो आप लगाएं, सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। अब इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो वो हमने 2 ऐड किया, जो नेगेटिव चार्ज का 2 ऐड, ठीक है। अब मोनोवेलेंट कोई नहीं, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं है, इसको ना ऐड कीजिएगा, इसकी 2 होती है, मतलब 2 डबल बॉन्ड बनाता है। मोनोवेलेंट मीन हाइड्रोजन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड वगैरह, ठीक है। वो अगर हो तो फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका जवाब कितना आया, 3। 3 का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब है कार्बोनेट का स्ट्रक्चर में अगर आपसे पूछूं कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आप कह सकते हैं कि ट्राइगोनल प्लेनर, 120 का बॉन्ड एंगल, 3 आएंगे, मैक्सिमम रिपल्शन 120 के बॉन्ड एंगल पे आएगी, तो आपको इसके भूलने की इसमें मसला नहीं। नाइट्रोजन की बात करें, NO3 की, 1/2 नाइट्रोजन के 5 होता है, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज इसका 6, 6/2 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगेन ट्राइगोनल प्लेन। तो इस तरीके से आप इन सब का स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल थी, इनका आप स्ट्रक्चर बनाएं। सिलिकॉन SiF4 में इसकी Z की वैल्यू निकाल, सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 4, मोनोवेलेंट 4, तो 4 इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो आपको कोई भी स्ट्रक्चर है जिसका आपको रट्टा नहीं लगा हुआ, आप जस्ट फार्मूले से उसका आप निकालें Z की वैल्यू, उसकी बेस पे आप डिसाइड करें कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन का पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम रिपल्शन, या हम एक दूसरे से कितना दूर होने के लिए वो किस शेप में जाएंगे, किस ज्योमेट्री में जाएंगे, तो आपको उसकी ज्योमेट्री का पता चलेगा। सल्फर इन SF4 में देखें, सल्फर इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। इसका जवाब आता है 5। 5 का मतलब sp3 तो 4 हो गए, पांचवा कौन सा हो जाएगा, डी, तो 5 sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है ये 5 है, 5 का क्या मतलब है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 3 आगे एक प्लेन पे 120 के बॉन्ड एंगल पे, एक छत पे, एक जमीन पे, ठीक हो गया। इस तरीके से आप वैल्यू निकालते हैं जीनॉन की ZeF4 में। अब जीनॉन का स्ट्रक्चर आपको पता है, ये उसका ये 8 होते हैं ना इसके आखिरी शब्द में, 8 और 2, ये मैंने सॉरी मैंने किसी और का लिख दिया, ये सॉरी एस का, SnH2S, ठीक है। सल्फर का यहाँ पे लिखा हुआ, ये मैंने उसका निकाला होगा, ये वाला जो सल्फर के आखिरी शब्द में 6 और 2, 6 और 2 8, 8/2 4, तो 4 का मतलब है H2S में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके से 5 होगी तो sp3D, ठीक है। Z की वैल्यू 6 निकलेगी sp3D2, 7 निकलेगी sp3D3। तो इस तरीके से आप ZeO2F2 यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो वही उसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। 8 ऑक्सीजन नहीं डालेंगे, 2, 8 और 2 5 आती है sp3D, ठीक है। सल्फर इन SO3, इस तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो आप फौरन से निकाल सकते हैं, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी अगर 6 वैल्यू आती है, ठीक है। और जैसे ये जीनॉन ZeF4 है, देखने में तो ये 4 है, ठीक है। अगर हम वैसे देखेंगे तो हम कहेंगे ये 4 है, तो हम स्केयर प्लेनर इस तरह के स्ट्रक्चर में, लेकिन एक्चुअली जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, क्यों, इसके जीनॉन आपको पता है नोबल गैसेस के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 फ्लोरीन के, 8 4 12/2, 6, 6 का मतलब sp3, ये 4 हो गए 2 डी के, sp3D2, इसका मतलब 6 6 आपस में कैसे एक जैसे 90 के एंगल पे कैसे बने थे, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में, ठीक है। 90 के एंगल पे 4 प्लेन में आ गए थे, एक ऊपर और एक नीचे। इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर हो, आप अच्छे तरीके से उसकी ज्योमेट्री आप उसको बता सकते हैं कि ये कैसी शक्ल है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन में कोई क्वेश्चन, एनीवन?